क्या आप जानते हैं कि अमेरिकी इतिहास में एक ऐसा भी हत्याकांड हुआ था जो इतना पॉपुलर हो गया कि इस पर हॉलीवुड में कई सारी मूवीज बनाई गईं, डॉक्यूमेंट्रीज बनाए गए, नॉवेल्स लिखे गए। घटना को बीते 130 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी ये केस चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि आज तक ये साबित नहीं हो पाया। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट लिजी बॉर्डेन्स एक्स मर्डर्स। ये कहानी शुरू होती है अमेरिका के मैसाचुसेट्स से। यहाँ फॉल रिवर के पास एक अमीर बिजनेसमैन रहते थे, एंड्रयू जैक्सन बॉर्डेन। साल 1845 में इनकी शादी सारा एंथनी बॉर्डेन नाम की एक लड़की से हुई थी, जिसके बाद एंड्रयू और सारा के 3 बच्चे हुए। 1851 में ईमा लियोनोरा बॉर्डेन, 1856 में एलाइस ईस्थर बॉर्डेन, जिसकी 1858 में मौत हो गई थी, और तीसरी बेटी थी 1860 में जन्मी लिजी एंड्रयू बॉर्डेन। अब केवल 2 बेटियां बची हुई थी, इम्मा और लिजी। दोनों की जिंदगी बड़ी खुशहाल थी। इनका अपनी माँ से बहुत लगाव था। ये अपनी सारी बातें माँ से शेयर किया करती थी। 1863 तक धीरे धीरे लिजी भी 3 साल की हो चुकी थी, लेकिन बदकिस्मती से इसी साल में कुछ ऐसा हुआ जिससे इन दोनों बच्चियों की जिंदगी उजड़ गई, तबाह हो गई। इनकी माँ सारा की किसी कारणवश मौत हो गई। पिता एंड्रयू एक बिजनेसमैन थे। टेक्सटाइल और रियल एस्टेट में इनका काफी बड़ा बिजनेस था, तो एंड्रयू दिन भर इन्हीं सब कामों में बिजी रहते थे और कभी भी इन्होंने अपनी दोनों बच्चियों पर ध्यान नहीं दिया। माँ की मौत के बाद बेटियों की जिंदगी उजड़ चुकी थी। बड़ी बेटी एम्मा शांत किस्म की लड़की थी और जैसा चल रहा था उसे एक्सेप्ट कर लिया था, जबकि छोटी बेटी लिजी गुस्सैल थी। पिता को कुछ भी बोल देती थी जिससे इसे मार भी पड़ जाती थी। ये हमेशा पिता से खुन्नस खाती रहती थी। माँ की मौत के 3 साल बाद ही 1866 में एंड्रयू ने एबी डर्फी ग्रे नाम की एक लड़की से शादी कर ली। अब तो मामला और भी बिगड़ने वाला था। बेटियों की मर्जी के बगैर पिता ने शादी तो कर ली थी, लेकिन बेटियों ने अपनी दूसरी माँ एबी को कभी भी माँ के तौर पर स्वीकार नहीं किया। इन्हें लगता था कि एबी ने केवल पैसों के लिए शादी की है, क्योंकि इसकी उम्र पिता के मुकाबले काफी कम थी। पिता का भी बेटियों पर ध्यान नहीं रहता था। ये पुराने ख्यालात के इंसान थे। बेटियों को कहीं बाहर आने जाने नहीं देते थे, पार्टी नहीं करने देते थे, दोस्तों के साथ कहीं घूमने नहीं देते, हमेशा डांटते रहते कि ये मत करो वो मत करो। एंड्रयू पैसों के मामले में एक करोड़पति शख्स था, लेकिन बहुत ही कंजूस इंसान था। क्योंकि इनका घर पॉश एरिया में बसता था, तो वहाँ पर आस पड़ोस के बच्चों के पास हर ऐशो आराम की सुख सुविधा की चीजें हुआ करती थीं। लेकिन एम्मा और लिजी के पास कुछ भी नहीं था। पिता उनको ना तो अच्छे खाने पीने की चीजें दिया करते थे और ना ही खिलौने खरीदते थे। अब सौतेली माँ का इन पर कितना ध्यान रहता होगा ये पिता के व्यवहार से तो आपको पता चल ही गया होगा। एम्मा दब्बू टाइप की लड़की थी, कुछ भी नहीं बोलती थी, जबकि लिजी को बाहर घूमना, दोस्तों के साथ पार्टी करना पसंद था, लेकिन रेस्ट्रिक्शंस की वजह से ये कुछ नहीं कर पाती थी। शादी के बाद से एंड्रयू तो बिल्कुल ही बदल चुका था और भी गुस्सैल और कंजूस बन गया था। अपने कर्मचारियों तक को तनख्वाह देने में 3-4 महीने लगा देता था। एबी के रिश्तेदार, उसके माँ बाप, भाई बहन, कजन, सबका घर पर आना जाना लगा रहता था, जो लिजी और एमा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एंड्रयू अपनी दूसरी बीवी एबी के कहने पर उसके रिश्तेदारों को महंगे महंगे गिफ्ट देने लगा, अपनी जमीन जायदाद उसके भाइयों के नाम करने लगा। यहाँ तक कि अपनी पहली बीवी सारा के लिए जो घर खरीदा था, जो घर लिजी और एमा के दिल के बहुत करीब था, उसे भी किसी रिश्तेदार को गिफ्ट कर दिया था। एक बार लिजी ने अपने गार्डन में एक छोटा सा घर बनाया था, जिसमें कबूतर आकर रहने लगे थे। लिजी उनको देखकर बहुत खुश हो जाया करती थी, लेकिन एक दिन एंड्रयू गार्डन में आए और बड़ी बेरहमी से उन कबूतरों को मार डाला। उस बेचारी लिजी पर क्या बीती होगी आप सोच सकते होंगे। 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था घर को बनाए हुए और बाप ने ऐसा कर दिया। यही सब घटनाएं लिजी के मन में जहर घोल रही थीं। जिस तरीके का व्यवहार एंड्रयू अपनी बेटियों के साथ करते थे और जिस तरीके से वो अपने पैसों और जायदाद को एबी के रिश्तेदारों को दे दिया करते थे, लिजी और एमा को लग गया कि उनकी जिंदगी अब इसी तरह से नर्क में बीतेगी। 1892 तक लड़कियों की उम्र 30 से ज्यादा हो चुकी थी। उन दिनों समाज में ये था कि लड़कियों की शादी जल्दी से जल्दी करा देते थे। ज्यादा से ज्यादा 25 साल तक ही लड़कियां कुंवारी रहती थीं और फिर शादी हो जाती थी, क्योंकि बाद में कोई भी लड़का ज्यादा उम्र की लड़की से शादी नहीं करता था। लेकिन यहाँ इन दोनों की, एम्मा और लिजी की उम्र तो 30 से ज्यादा हो चुकी थी। पिता बोलते कि ये दोनों ही शादी नहीं करना चाहती, लेकिन ऐसा नहीं था।
एमा शादी के लिए तैयार थी, लेकिन बाप कंजूसी की वजह से उसकी शादी नहीं करा रहा था। ये चीज भी लिजी के दिल में जहर की तरह बस गई थी। 4 अगस्त 1892 की सुबह हुई। फॉल रिवर के घर में एम्मा, लिजी, एबी और एंड्रयू थे। पिछली रात को एबी के भाई भी घर पर आए हुए थे, तो वो भी घर पर मौजूद थे। इन सब के अलावा एक मेड भी मौजूद थी, मैगी, जो आयरलैंड से माइग्रेट करके यूएस में आई थी और यहीं पर काम करती थी। घर पर टोटल 6 लोग हो गए थे। इस दिन काफी गर्मी थी, सबने सुबह का नाश्ता कर लिया था। इसके बाद एबी अपने रूम में चली गई थी। एंड्रयू भी 9 बजे के करीब अपना बूट पहनकर मॉर्निंग वॉक पर चले गए, जो इनका रोज का आदत था। एम्मा भी किसी काम से बाहर चली गई थी। एबी के भाई भी किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए घर से निकल गए थे। मेड भी घर की साफ सफाई में जुट गई थी। अब 3 लोग घर के अंदर थे और 3 लोग घर के बाहर थे। 11 बजे के करीब मेड ने लिजी के चीखने की आवाज सुनी। इस समय मेड 3rd फ्लोर पर खिड़की साफ कर रही थी। लिजी चिल्ला रही थी कि उसके पिता को किसी ने मार दिया है। वाकई में जब मेड नीचे आई तो उसने भी देखा कि सोफे पर एंड्रयू की लाश पड़ी हुई है। उसका चेहरा बुरी तरह से कुचला हुआ था, खून बह रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी भारी भरकम और धारदार चीज से उसके सर पर मारा गया था और बड़ी बेदर्दी से मारा गया था। शोर सुनकर पड़ोसी भी वहां पर आ गए थे। वहां का मंजर देखकर इनका भी दिल दहल गया। अब ये हुआ कि एबी कहाँ पर है। लोग उसे भी कमरों में खोजने लग गए। मेड और पड़ोसी के 2-3 लोग 2nd फ्लोर पर उसके रूम में गए। वहां उन्होंने देखा कि एबी मुंह के बल लेटी हुई है और उसका सर बुरी तरह से कुचला हुआ है। तब तक पुलिस भी वहां पर आ चुकी थी। एंड्रयू और एबी की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और यहाँ से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। पुलिस सबसे पहले ये पता करती है कि घर पर कौन कौन मौजूद था। लिजी, मेड, एबी घर पर ही थे और एंड्रयू वॉक करके घर पर आए हुए थे। पुलिस ने घर के दरवाजों और खिड़कियों को भी चेक किया, लेकिन इन्हें कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे साबित हो सके कि कोई जबरदस्ती घर के अंदर आया हो और इनकी हत्या करके चला गया हो। कत्ल 4 अगस्त 1892 की सुबह 11 बजे के करीब हुआ था और शाम तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई थी, जिसमें पता चला कि एंड्रयू की हत्या के करीब 2 घंटे पहले एबी की हत्या हुई थी। यानी दोनों हत्याओं के बीच में 2 घंटे का गैप था। मेड के हिसाब से एंड्रयू की हत्या 11 बजे के करीब हुई थी, क्योंकि इसी समय इसने लिजी के चीखने की आवाज सुनी थी, जिससे पुलिस ने अनुमान लगाया कि एबी को करीब 9 बजे के आसपास मारा गया होगा। इसी समय एंड्रयू वॉक के लिए घर से निकले थे और घर पर केवल लिजी, मेड और एबी ही थे। पुलिस ने मेड का बयान भी दर्ज किया। ये अपने काम में बिजी थी और इसे कोई ऐसी अजीब आवाज भी नहीं सुनाई दी थी। जब लिजी ने मेड को चिल्लाकर कहा कि डैड को किसी ने मार डाला है, तभी वो नीचे आई थी। पुलिस को बयान में कुछ अजीब नहीं लगा। अब लिजी से पूछताछ शुरू हुआ। ये बार बार अपने बयान को बदल रही थी। कभी कहती कि ये किचन में मैगजीन पढ़ रही थी, कभी लिविंग रूम में कपड़े आयरन कर रही थी, कभी गार्डन में बैठी हुई थी, तो कभी कहती कि ये फिशिंग इक्विपमेंट साफ कर रही थी, क्योंकि इसे अगले हफ्ते फिशिंग के लिए जाना था। इसने यहाँ तक बोल दिया कि जब पिता घर पर आए तो इसने उनके बूट्स को निकाले और स्लीपर पहनने को दिए। हैरानी की बात तो यह है कि एंड्रयू मरने के टाइम बूट्स पहने हुए थे। इसका मतलब था कि लिजी बार बार झूठ बोल रही थी। पूछताछ के दौरान एक ऑफिसर ने गौर किया कि लिजी को उनके कत्ल का कोई भी गम नहीं था, कोई दुख नहीं था। चलो वो तो उसकी सौतेली माँ थी तो इतना लगाव नहीं रहा होगा, लेकिन पिता की हत्या पर भी इसे कोई भी अफसोस, कोई भी दुख नहीं था। यहाँ एम्मा अपने पिता की मौत से बहुत दुखी थी, रो रही थी। ये कत्ल इतना भयानक और क्रूर था कि जो भी सुनता था उसका दिल दहल जाता था। एबी के सर पर 18 बार वार किया गया था और एंड्रयू के सर पर 11 बार। एम्मा का भी बयान दर्ज किया गया। इसके बाद पुलिस वहां से चली गई, लेकिन इन्वेस्टिगेशन और भी तेजी से चल रही थी। पुलिस का सारा शक अब लिजी पर आने लगा था, क्योंकि यही एकलौती ऐसी लड़की थी जो झूठ पे झूठ बोलती जा रही थी और मेड के अलावा यही केवल घर पर मौजूद थी। पुलिस अब लिजी के बिहेवियर और पास्ट के बारे में छानबीन करती है, क्योंकि ये एक सस्पेक्ट की कैटेगरी में आ चुकी थी। पुलिस के एक ऑफिसर ने कत्ल वाले दिन लिजी के कपड़े पर एक छोटी सी मामूली सी खून की बूंद देखी। तब इन्होंने लिजी से इस बारे में पूछा। लिजी ने कहा कि उसने सूप पिया था, उसी का निशान होगा। फिर भी पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि आप इस कपड़े को इसी तरह सुरक्षित रखे रहिएगा, कभी न कभी जरूरत पड़ेगी। उस बड़े से बंगले में केवल अब 2 ही लोग बचे हुए थे, एम्मा और लिजी। एम्मा को लिजी के बिहेवियर में कुछ अजीब लगने लगा था। जिस घर में कत्ल हुआ था उसी घर में ये दोनों रात को सोती थीं। लिजी रात भर उठकर रूम में बैठ जाती, कभी टहलने लगती तो कभी एक जगह पर खड़ी होकर कुछ सोचने लगती। यही सब देखकर एम्मा को डर लगने लगा था। इन्हीं सब में पुलिस का भी आना जाना लगा रहता था। एम्मा ने भी देखा कि पुलिस उससे नॉर्मल सवाल पूछ रही है, लेकिन लिजी से ऐसे सवाल पूछ रही है जैसे कि वही कातिल हो।
अब दो दो कत्ल हुआ तो डर तो लगेगा ही। जिस बहन के साथ वो बचपन से थी, उसके रग रग से वाकिफ थी, माँ के जाने के बाद इसी ने उसका ध्यान रखा था। उसी एमा को लीजी के हाव भाव, उसके हरकतों से, बातचीत से, रात के एक्टिविटीज से डर लगने लगा था। 2-3 दिन तक तो ये चलता रहा। फिर एमा कोई बहाना देकर दूसरे कमरे में सोने के लिए चली गई, वो भी सारे दरवाजे और खिड़कियों को अच्छे से बंद करके। सुबह में पुलिस का आना जाना तो लगा रहता था, इसलिए 8 अगस्त को भी पुलिस घर पर आई। इन्होंने देखा कि लिजी किचन में स्टोव के पास खड़ी है और एक कपड़ा जला रही है। ये वही कपड़ा है जिस पर खून की छोटी सी बूंद लगी हुई थी। जब तक पुलिस उसे रोक पाती तब तक कपड़ा जल चुका था। पुलिस ने उससे कपड़े को जलाने का कारण पूछा। लिजी ने कहा कि कपड़े पर पेंट लग चुका था और अब वो पहनने के लायक नहीं बचा हुआ था, इसलिए उसे जला रही थी। मौत के कुछ दिन पहले ही घर पर पेंटिंग का काम चल रहा था, हो सकता है कि उसी से पेंट लग गया हो। पूछताछ के दौरान कुछ पुलिस वाले लिजी के कपड़ों पर, जूतों पर, उसके हाव भाव पर अलग से ध्यान रख रहे थे। कुछ पुलिस वाले लिजी के कमरे में तलाशी करने के लिए भी गए, लेकिन इन्हें कोई भी खून का निशान या हथियार नहीं मिला। इन्हीं दिनों किसी दिन लिजी अचानक से घर पर नहीं मिल रही थी। एमा परेशान होकर उसे ढूंढने लग गई। ढूंढते ढूंढते ये बेसमेंट में गई, जहां पर इसने देखा कि लिजी कुछ धो रही थी, लेकिन वो क्या धो रही थी ये पता नहीं चल रहा था। लिजी के जाने के बाद एम्मा वहां पर गई और इसने देखा कि वहां पर एक कुल्हाड़ी और उसका हैंडल रखा हुआ है। लिजी उसे ही धो रही थी। अब एम्मा के मन में कुछ बातें घूमने लग गईं कि क्या ये वही हथियार है जिससे माँ बाप का कत्ल हुआ था? क्या लिजी ने ही कत्ल किया है? क्या लिजी ही कातिल है? यही सब बातें एम्मा को कंफ्यूज कर रही थीं। लेकिन ये सब चीजें एम्मा ने पुलिस को नहीं बताया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जितने भी सबूत सामने आए थे सब लिजी की तरफ ही इशारा कर रहे थे। 11 अगस्त को पुलिस की एक टीम अरेस्ट वारंट लेकर उसके घर पर आई और लिजी को गिरफ्तार कर लिया। पोस्टमार्टम के अनुसार किसी कुल्हाड़ी जैसे हथियार का इस्तेमाल कत्ल के लिए किया गया था। इसमें यह भी लिखा था कि इनकी मौत तो पहले वार में ही हो गई थी, फिर भी एंड्रयू के सर पर 11 बार और एबी के सर पर 18 बार वार किया गया था। इनका कोई ऐसा दुश्मन रहा होगा जो इनसे हद से ज्यादा नफरत करता था। अरेस्ट करते वक्त पुलिस ने ये केस बनाया कि लिजी ने अपने पिता एंड्रयू और सौतेली मां एबी की हत्या की है, क्योंकि शुरू से ही लिजी इनसे नफरत करती थी। जांच करते करते 10 महीने बीत गए और 1 जून 1893 से ट्रायल शुरू हुआ। कोर्ट रूम में यही कहानी चलती रही कि पिता ने जब दूसरी शादी की तब से लिजी इनसे बहुत ज्यादा नफरत करने लग गई थी। बाप इतना कंजूस कि इन्हें बचपन में अच्छे अच्छे खाने पीने की चीजें नहीं दिलाया, खिलौने नहीं खरीदा। हर छोटी मोटी चीजों के लिए दोनों बहनें तरसती रहीं। बाप सौतेली माँ के रिश्तेदारों और उनके बच्चों को महंगे महंगे गिफ्ट्स देता था, प्रॉपर्टी दे देता था। ये इतने रिस्ट्रिक्शंस लगाता था कि इन्हें पार्टी नहीं करने देता था, बाहर नहीं घूमने देता था, स्कूल से आने के बाद दोस्तों से मिलने नहीं देता था, यहाँ तक कि घर पर खुलकर हंसने भी नहीं देता था। कंजूसी की वजह से दोनों की शादियां करके उनका घर नहीं बसने दिया था, इनकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। पुलिस ने कहा कि हमें खून के धब्बे वाला एक कपड़ा भी मिला था जिसे लिजी ने किचन में ले जाकर जला दिया था, और वो एक सबसे बड़ा सबूत था। एक बेटी ने अपने बाप और सौतेली माँ के सर पर कुल्हाड़ी से वार करके बेदर्दी से हत्या कर दी थी। यही न्यूज पूरे अमेरिका की मीडिया कवर कर रही थी। 5 जून 1893 को ही एक और खबर सामने आती है, वो ये कि फॉल रिवर में एक और कत्ल हो गया, जो कि कुल्हाड़ी से उसी तरह से किया गया था जिस तरह से एंड्रयू और एबी का कत्ल हुआ था, सर पर बुरी तरह से कुल्हाड़ी से वार करके। ये खबर भी मीडिया तक पहुंची, जिसके बाद कोर्ट में जूरी मेंबर्स तक भी गई। लिजी के वकील ने सवाल खड़े कर दिए कि अगर ये कत्ल एंड्रयू और एबी के कत्ल के जैसे हुआ है तो क्या ये जरूरी नहीं कि वो कातिल ही इन दोनों का भी कातिल हो? अगर आपको लगता है कि लिजी ने अपने माँ बाप को मारा है और वो भी सेम तरीके से कुल्हाड़ी से सर पर वार करके, तो तीसरी हत्या के वक्त ये पुलिस कस्टडी में थी और तीसरी हत्या की भी मोडस ऑपरेंडी सेम कैसे निकली? लिजी के वकील ने ऐसे ही कई सारे सवाल खड़े कर दिए। अब वकील ने कंफ्यूजन का धागा बुन दिया था, जिसमें ज्यूरी मेंबर्स फंसते चले गए। ट्रायल 19 दिनों तक चलता रहा और 20 जून 1893 को जूरी मेंबर्स का फैसला आया, जिसमें इन्होंने कहा, हम मानते हैं कि लिजी एंड्रयू बॉर्डन का उसके पिता और सौतेली माँ के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। हमारे पास कत्ल के ऐसे सबूत तो हैं जो लिजी की तरफ इशारे कर रहे हैं, लेकिन ऐसे डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिले जिससे साबित हो सके कि कत्ल लिजी ने ही किया है। पुलिस ने ना तो वो कुल्हाड़ी बरामद कर पाई और ना ही वो खून के धब्बों वाले कपड़े बरामद कर पाई, और किसी कहानी के आधार पर हम लिजी को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। इसलिए लिजी बोर्डन को इस केस से निर्दोष करार दे दिया जाता है। इस फैसले से लिजी बहुत खुश हो गईं और कोर्ट के बाहर आईं, जहां पर मीडिया के लोग उसका इंतजार कर रहे थे। लिजी ने मीडिया से कहा, आई एम द हैप्पीएस्ट वुमन इन द वर्ल्ड।
लिजी की रिहाई में इसकी बड़ी बहन एम्मा का भी बहुत बड़ा हाथ था। ये हर वक्त लिजी के साथ थी। हर कोर्ट हियरिंग में एम्मा भी लिजी के साथ जाती थी। एम्मा को भी कटघरे में बुलाकर पूछताछ किया गया। एम्मा ने अपनी बहन के बारे में सारी अच्छी अच्छी बातें बताईं। इससे यह भी पूछा गया कि आपको लगता है कि लिजी ही कातिल है। एम्मा ने इससे भी साफ इनकार कर दिया। जब कपड़े जलाने वाली बात कोर्ट में सामने आई तो एम्मा ने अपनी बहन को डिफेंड करते हुए बोला कि उसकी वजह से ही कपड़े पर पेंट लग गया था और इसी ने ही लिजी से कपड़े को जलाने वाली बात बोली थी। लिजी रिहा हो चुकी थी। दोनों बहनें अब घर पर आ गई थीं। दोनों की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था। अब जितना चाहे उतना पार्टी कर सकती थी, कहीं पर भी आ जा सकती थी। कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। ऊपर से पिता की सारी जायदाद भी इनकी हो चुकी थी। उस समय पिता की $52 मिलियन की संपत्ति थी, जो कि अब इन दोनों बहनों की हो गई थी। एम्मा अपनी बहन लिजी को इस तरीके से खुश देखकर सोचती कि मैंने बेकार में ही इस पर शक किया था। जहां पर इनका घर था फॉल रिवर में, वहां के लोगों को लगता था कि लिजी ही कातिल है। इसी ने ही एंड्रयू और एबी की हत्या की है। इसलिए लिजी जब भी कहीं पर जाती तो लोग उससे बात नहीं करते थे, दूर खड़े रहते थे। चर्च में भी प्रेयर के टाइम ये वहां पर आती तो लोग उससे दूर हट जाते थे। एम्मा को अपने पिता के जाने का अफसोस था, गम था, लेकिन लिजी को इनसे कोई भी फर्क नहीं। ये अपनी दुनिया में मस्त थी। लिजी से उसके पड़ोसी और दोस्त तक बात नहीं करते थे। एक दिन इसी बात पर एम्मा लोगों से लड़ पड़ी कि उसकी बहन कातिल नहीं है। इसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला और कोर्ट ने इसे निर्दोष करार दे दिया। इतने में लिजी एम्मा के पास आई और समझा बुझाकर घर के अंदर लेकर गई। एम्मा ने लिजी से पूछा, तुझे सच में पिता के जाने का कोई भी दुख नहीं है, कोई गम नहीं है? और जो लोग तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, तुझे सच में इससे फर्क नहीं पड़ता है? लिजी ने अपनी बहन एम्मा के कान में धीरे से कहा, मैंने ही मिसेस बॉर्डन और पिता को मारा है। मैं ही कातिल हूँ। इतना सुनकर एम्मा बदहवास हो गई। फिर लिजी अपनी बहन को पूरी घटना बताती है। इसने कहा कि 4 अगस्त 1892 की सुबह 9 बजे इसने सबसे पहला कत्ल अपनी सौतेली माँ एबी का किया, जो अपने कमरे में खड़ी थी, और मैं पीछे से उनके करीब गई और कुल्हाड़ी से लगातार कई बार वार किए और वो नीचे गिर गई और उनकी मौत हो गई। इसके कपड़े भी खून से भीग चुके थे और कुल्हाड़ी पर भी खून लग चुका था। फिर ये सीधे बेसमेंट में आई और कपड़े उतारकर उसे धोने धाने लग गई। कुल्हाड़ी को भी साफ किया। अभी दूसरा कत्ल भी करना था, इसलिए उसने कपड़े नहीं पहने। पिता जब घर पर आए तो वो सोफे पर बैठे हुए थे। मेड 3rd फ्लोर पर सफाई कर रही थी और मैं बेसमेंट में थी। चूंकि पिता की आदत थी कि वॉक पर से आने के बाद वो सोया करते थे। जब मुझे पता चला कि वो घर पर आ गए और वो सोफे पर बैठे हुए हैं, उनकी आंखों में नींद थी, उनकी पलकें झपक रही थीं, तभी मैं कुल्हाड़ी लेकर उनके पास आई और जोर जोर से उनके सर पर वार किया, जिससे उनकी भी मौत हो गई। दोनों कत्लों के बीच में जो 2 घंटों का गैप था, वो यही कपड़े साफ करने वाला वक्त था। इस कहानी को सुनते ही एम्मा ने जायदाद में बंटवारा कर लिया और घर छोड़कर वहां से चली गई। इसके बाद दोनों बहनें कभी भी नहीं मिली, लेकिन ये राज राज ही रह गया। बाद में अलग अलग सोर्सेस के जरिए ये कहानी सामने आई थी, जिस पर फिल्में भी बनाई गई, डॉक्यूमेंट्रीज बनाए गए, नॉवेल्स लिखे गए। दोनों बहनों की शादी नहीं हुई थी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और 1927 में 67 साल की लिजी की निमोनिया बीमारी के चलते मौत हो गई। इसकी मौत के हफ्ते भर बाद ही एम्मा की भी क्रोनिक नेफ्रिटिस नाम की बीमारी से मौत हो गई। दोनों की बॉडी को फॉल रिवर के ग्रेवयार्ड में दफन कर दिया गया। इनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी अनाथ हो चुकी थी, जिसे सरकार ने इनके करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों में बांट दिए, जिसमें से हर एक की झोली में $1000 से $5000 के बीच में पैसे